हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है गाइस, ये पहले वाले वीडियो का पार्ट 2 है जो मैंने वीडियो बनाया था व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय ऑटिज्म जर्नी। और ये जर्नी में जो एक्चुअली मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को फॉलो करके मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं गाइस। तो वही पॉइंट्स को मैंने एक सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से मतलब रेडी किया है। तो आप अगर बिगिनर हैं, मतलब आपका बच्चा 2 साल का है, अभी जस्ट ऑटिज़म उसको डायग्नोस हुआ है, या 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल तक का बच्चा है, तो आपको मतलब एज वाइज भी आप ये वीडियो से समझ सकते हो कि मतलब कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको माइंड में रखने चाहिए। तो ये वीडियो जिन लोगों ने आज का मतलब जो मेरा लास्ट वीडियो है वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें जो इसका पार्ट 1 है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। तो उसमें मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए थे गाइस, जो कि सबसे पहला पॉइंट उसमें ये था कि हमारा जो सबसे पहला गोल होता है वो होता है ऑटिज़म के बारे में खुद को मतलब एजुकेट करना। तो और सेकंड पॉइंट होता है फिर अपने बच्चे को पूरी तरह से हम लोगों को समझने की कोशिश करनी होती है कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। तो एक तरह से बेसिकली हमें जैसे जस्ट लाइक गाइज एक नॉर्मल बच्चा जो होता है उसके बारे में मतलब जनरली हम खुद एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि उनकी जो लर्निंग है वो किस तरह की होती है। तो ये सेकंड पार्ट यही होता है, जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चे को पर्सनली समझने की। एक तरह से हमें पूरा मास्टरी करनी है उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी लर्निंग के ऊपर, तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। तो ये 2 पॉइंट्स को मैंने पूरी तरह से डिस्कस किया है पहले वाले वीडियो में। तो आप डिटेल में इन 2 पॉइंट्स के बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे। तो गाइज थर्ड पॉइंट, जब आप ऑटिज़म के इनिशियल स्टेज में हैं गाइस, तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको हम लोगों को बिल्कुल भी मतलब अपने दिमाग में नहीं रखना है। प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, मैं ये पॉइंट को एक तरह से जो एक्सपेक्टेशन है उसको एक हर्डल की तरह मानती हूँ। क्यों मानती हूँ गाइस? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग, जैसे कि मैं खुद की स्टोरी अगर मैं सुनाऊँ तो मेरे दिमाग में क्या चलता था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि 3 साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा तो अर्नब बोलने लगेगा, पूरी प्रॉपर कन्वर्सेशन करने लगेगा, 5 इयर्स का हो जाएगा तो उसमें पूरा लैंग्वेज आ जाना चाहिए। तो मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ गई थी कि एज वाइज जैसे नॉर्मल बच्चे बोलने लग जाते हैं तो अर्नब भी बोलने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा, या उसका एकेडमिक भी वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मल बच्चे का होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये तो ऑब्वियस है गाइस कि हर चीज़ डिले होती है, तो ये सारी चीज़ें तो डिले होनी ही है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानता है। चाहे कोई कुछ भी फैक्ट आपके सामने रखे, लेकिन आप उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हो, जैसा कि मैं भी नहीं करती थी। जो भी साइकेट्रिस्ट बोलते थे या थेरेपिस्ट बोलते थे, हम लोग उन चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं एक्चुअली। जबकि 5-6 ईयर्स के बाद हम लोग भी समझने लग जाते हैं, पर्सनली हमें ये चीज़ समझ में आने लगती है कि नहीं, चीज़ें डिले हो रही हैं और ऑटिज़म का इफ़ेक्ट हम लोगों को जो है वो पता चलने लग जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये जो एक्सपेक्टेशन जब हमारी पूरी नहीं होती हैं, टाइम के साथ बच्चे का लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं होता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप नहीं होता है, उसका बिहेवियर हर चीज़ एक अलग डायरेक्शन में जब जाने लगती है और जो हमारी उम्मीदें हैं थोड़ी टूटने लगती हैं, तो एक तरह से हम एक स्ट्रेस में जाने लगते हैं, एक स्ट्रेस में जाने लगते हैं गाइस। और बिलीव मी, एक तो वही प्रीसियस टाइम होता है जब मतलब हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है लर्निंग के लिए, बिहेवियर के लिए, और उस टाइम पे हम बुरी तरह से टूटने लगते हैं। मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी हो जाता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर भरने लगती है, बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट होने लगते हो, और सम टाइम तो पेरेंट काम करना ही छोड़ देते हैं। उनके माइंड में ये चीज़ चली जाती है कि नहीं, वाकई में ऑटिज़म में लर्निंग बहुत मुश्किल है और शायद मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ये मेरा नसीब है, किस्मत है। तो इस तरह से हम अपने आप में और ज़्यादा नेगेटिविटी भरने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है कि
एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। शुरू से ही ये मान के चलिए कि ऑटिज्म एक ब्रेन डिसऑर्डर है गाइस, तो ऑब्वियसली चीज़ें डिले होंगी, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी, होंगी ज़रूर। तो अगर आप ये मान के चलेंगे, अपने बच्चे की स्पीड के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस को रखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तरफ जब आप एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल बच्चे की तरह रख रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, और वहीं अगर इस कंपैरिजन को, मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चे के लर्निंग के हिसाब से आप रख रहे हो, मतलब जैसे आपने पहला गोल अचीव कर लिया, पहला गोल आपने अचीव कर लिया कि सबसे पहले मुझे अपने बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस लाना है, बिकॉज किसी भी लर्निंग के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है सिटिंग टॉलरेंस के लिए रेडी करना, मतलब जो कि सॉर्टिंग, मैचिंग, पजल, ये सब इनिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे जैसे बीड्स लगाना, ये सब सबको पता है, थेरेपीज़ में सब बताते हैं। तो इनसे सिटिंग टॉलरेंस लाने की कोशिश की जाती है, जो कि जिसमें आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो। तो अब ये डिपेंड करता है कि मतलब ये 6 महीने में होगा, 7 महीने में होगा, कैसे भी होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि मतलब लास्ट मंथ जब मैं अपने बच्चे को बिठा रही थी तो मुझे कितना कोऑपरेट कर रहा था, तो नेक्स्ट मंथ आपको लगेगा कि नहीं, लास्ट मंथ तो वो मेरे साथ बैठ ही नहीं रहा था, अब कम से कम बैठ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा कम है। थर्ड मंथ में आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। फोर्थ मंथ में आप देख रहे हो कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली उनको कर रहा है। तो अपने दिमाग में वो इमेज अपने दिमाग में ये बात रखनी है आपको कि मेरा बच्चा जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो कंपैरिजन है वो अपने ही बच्चे के साथ करना है, दूसरे नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं करना है, या किसी भी दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे के साथ आपको वो कंपैरिजन नहीं करना है। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से अपनी सोच को बना के चलेंगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहेंगे, बिकॉज आप छोटी से छोटी सक्सेस को ऑब्जर्व करते रहोगे और आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस सा बिल्डअप होने लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ और सामने से उसका रिजल्ट आ रहा है। फिर चाहे वो 3 इयर्स में सिटिंग टॉलरेंस आता है या 4 इयर्स में आता है सिटिंग टॉलरेंस, या आप उसको लैंग्वेज सिखा रहे हो तो 4 ईयर में आ रही है, 5 ईयर में आ रही है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि हाँ, सक्सेस थोड़ी 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 मिल रही है गाइस। तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरने लगती है तो अपनी पास्ट की जर्नी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए गाइस, कि हम कहाँ से चले थे जब मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, और अब मैंने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो जब भी आपको लग रहा है कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ तो खुद की ही जर्नी को आप याद करो गाइस। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है कि एक ऑटिज्म पेरेंट होने के नाते हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन हमको बिल्कुल नहीं करनी है, कंपैरिजन हमको बिल्कुल नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ या किसी दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। कंपैरिजन हमें अपने ही बच्चे के साथ करना है। अपने ही बच्चे की आप एक ग्राफ बनाते हो कि धीरे धीरे वो किस तरह से लर्निंग कर रहा है। तो आपको हमेशा ये चीज़ तो हमेशा फील होगी गाइस कि स्टार्टिंग पे आप जिस स्टेज पे थे जब बच्चे को सिखा रहे थे तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब बच्चे ईजिली बैठ जाते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है गेटअप करने में, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ईजिली बैठ जाते हैं आपके साथ। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं गाइस। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, तो प्लीज़ ये पॉइंट जो है वो अपने माइंड में रखिए। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और एक फ्रेश माइंड के साथ हमेशा अपने बच्चे के साथ वर्क करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। तो चलिए, अब हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गाइस। अब प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है जस्ट लाइक स्टार्टिंग में, जैसे मैंने राइटिंग उसको स्टार्ट की थी, सिटिंग टॉलरेंस में मुझे इतना टाइम नहीं लगा। उसने सॉर्टिंग मैचिंग को आई थिंक 1 मंथ में ही उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया उसमें तो बहुत मतलब वो मज़ा करता था, तो वो ईजिली सीख गया उन सब चीज़ों को। ये क्ले वगैरह में उसका इंटरेस्ट था उस टाइम पे, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करती है गाइस कि जब आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस आ गया, बीट्स वगैरह या सॉर्टिंग मैचिंग उसको आ गई, तो उसके बाद कई पेरेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ को कैरी ऑन ही करते रहते हैं। वैसे नहीं करना है। फिर क्या होता है, फिक्सेशन होने लगती है। मतलब एवरी टाइम उसका मन, आप कुछ और सिखाना चाहते हो और उसको वही करना है, बीट्स करना है, ये करना है, वो करना है, सॉर्टिंग करनी है, मैचिंग करनी है। तो
जब आपको लग रहा है कि अब सक्सेसफुली मेरा बच्चा जो है वो सॉर्टिंग, मैचिंग, ये बीट्स वगैरह सब कर ले रहा है, तो उस टाइम पे उस चीज़ को स्टॉप कर दो, कुछ नया स्टार्ट करो। तो फिर अपना एक नेक्स्ट गोल रखना है आपको। नेक्स्ट गोल सिटिंग के बाद, सॉर्टिंग, मैचिंग के बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या हो सकता है? नेक्स्ट गोल आप रख सकते हो राइटिंग, बिकॉज 4 इयर्स की एज में हम लोगों को बच्चों को स्कूल में डालना होता है, तो राइटिंग थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिर ऐसा ही नहीं है कि आपको राइटिंग पे ही लगे रहना है, राइटिंग पे ही लगे रहना है, तो फिर आप अपना गोल बनाइए कि रोज़ में हाफ आवर जो है वो डेली मुझे अपने बच्चे को राइटिंग के लिए प्रिपेयर करना है उसको। तो राइटिंग आपने नेक्स्ट गोल ले लिया। साथ में साइड वाइज थोड़ा टाइम आप जो वोकैबुलरी होती है उसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन पे आप स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ डेली आप 2 ऑब्जेक्ट लीजिए, उनको डिफरेंट फॉर्म में बच्चे को विजुअलाइजेशन में दिखाइए, उनके नेमिंग सिखाइए। तो फिर क्या होता है, आपने कुछ टाइम के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, तो वो कुछ नया है। अब ये टाइम पे आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस ऑलरेडी है, तो वो जो सॉर्टिंग, मैचिंग और जो बीट्स का, और नव चुपचाप देखो, उसका जो सॉर्टिंग, मैचिंग और बीट्स का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया गाइस। सिटिंग टॉलरेंस आ गया, अभी छोड़ दो, अभी नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। फिर जब राइटिंग, तो आपको पता ही है हम लोग डॉट से स्टार्ट करते हैं, या तो सबसे पहले तो वही स्लीपिंग है या स्टैंडिंग लाइन है, उस तरह से आप लोग स्टार्ट करते हो। ये वीडियो मैंने पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि राइटिंग को आपको कैसे कैरी ऑन करना है। ट्रेसिंग पे धीरे धीरे फिर हम लोग ट्रेसिंग पे आते हैं। फिर मतलब आप अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हो ट्रेसिंग में, तो वो मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ गाइस। उस स्कूलिंग वाली प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो कैसे आपको, अगर राइटिंग में आपको मुश्किल आ रही है तो धीरे धीरे आप हर रोज़ जो वोकैबुलरी वाला काम है वो भी आप साइड वाइज चलाते जा रहे हो। रोज़ जैसे जैसे आप 2 ऑब्जेक्ट का उसको आइडेंटिफिकेशन आया तो आप नेक्स्ट कुछ नया करा रहे हो, तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज का भी आप साथ साथ में डेवलप करते जा रहे हो। तो बोलने का मतलब यही है, मैंने कमेंट में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बच्चा एक बार जो किसी एक्टिविटी को करने लग जाता है तो वो उसको छोड़ता ही नहीं है और नए के लिए रेडी नहीं होता है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो अपना जो गोल है उसको आगे से आगे इंक्रीज करते रहिए। तो कई बार ऐसे पेरेंट्स हैं, 5 ईयर 6 ईयर का बच्चा है, तब तक भी उन लोगों ने उसको राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं की होती है। तो अपने गोल को बढ़ाते चलिए गाइज, आप खुद ही फिक्स हो जाते हो एक ही जगह पे। जो ओटी की एक्टिविटीज़ हैं, सेंसरी इश्यूज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो आप काफ़ी टाइम तक करवा सकते हो, बिकॉज सेंसरी इश्यूज़ इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं। और बाकी जो लर्निंग की एक्टिविटीज़ हैं वो तो आप गोल वाइज नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको मतलब चेंज करते रहना है, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए और वो नया 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 सीखते रहे, ना कि आप एक चीज़ के ऊपर स्टक हो जाएं। तो ये हमारा 4th पॉइंट था कि आपको एक्टिविटीज़ चेंज करते रहना है। और इसी पॉइंट में मैं ये साथ में ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहती हूँ गाइस कि हम लोगों को टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं रखनी है ऑटिज़म में। मैंने आपको पहले ही अपना एग्जांपल दिया था कि 1 ईयर तक, मतलब 6 मंथ तो अर्नब को पेंसिल पकड़ने में लग गए थे, और मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आते आते उसने वो राइटिंग सीखी थी, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने आप मतलब किसी चीज़ को सिखाने की ट्राई कर रहे हो और बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप उस चीज़ को साइड में कर दो, गिव अप कर दो। नहीं, आपने ऑलरेडी 4-5 मंथ उस चीज़ के ऊपर वर्क किया है गाइज, तो आप अगर उसको धीरे धीरे आगे कैरी ऑन करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा ज़रूर है कि वो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा, उसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से 4th पॉइंट ये भी है कि गिव अप नहीं करना है। अब राइटिंग तो मस्ट है गाइस, वो तो सिखानी ही चाहिए हम लोगों को। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कैरी ऑन करते चलो, डेफिनेटली ज़रूर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये प्रॉब्लम भी आती है कि समटाइम्स हम कुछ बिहेवियर अगर बच्चे को सिखा रहे हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हम लोग उसको सिखा रहे हैं, घर पे सिखा रहे हैं। जब बच्चे का फ्रेस भी जाता है तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे मूव करने लगते हैं कि अब बच्चा हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। तो समटाइम्स बच्चा घर पे अच्छे से वो चीज़ें करने लग जाता है जिसकी ट्रेनिंग आप घर पे दे रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आती है गाइस कि काफ़ी टाइम कुछ कॉन्सेप्ट जो बच्चे को एक एनवायरनमेंट में आ गए तो बच्चा दूसरे एनवायरनमेंट में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाता है। तो
आपने घर पे तो वो ट्रेनिंग दे दी, लेकिन गाइस बाहर जाके आपको फिर से वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप ये सोच के बैठ गए कि मैंने घर पे तो मेरा बच्चा मुझे ईजिली मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, मुझे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो बाहर क्यों नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आपको बाहर जाके भी सेम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो आप घर पे दे रहे हो गाइस। तो ये चीज़ें पब्लिक प्लेसेस पे होती हैं, या पार्क में, या आप मार्केट में जा रहे हो, या मॉल में जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करनी है। लाइक आप खाना खाने बैठे हो तो आपको बार बार बोलते रहना है बच्चे को कि चेयर पे बैठो, खुद का चम्मच निकालो, अभी प्लेट से खुद खाने का ट्राई करो। क्या फ़र्क पड़ता है गाइस। स्टार्टिंग में बहुत गंदा करते हैं। जैसे अर्नब को हम लोगों ने बाहर खाना खाना सिखाया तो वो पूरी तरह से गंदा हो जाता था, मतलब मुझे तो साथ में एक टॉवल लेके जाना पड़ता था समटाइम्स। अब क्या करोगे आप, कभी ना कभी तो आपको वो चीज़ें सिखानी है ना। तो वो घर पे तो मैं उसको यहाँ से एप्रिन लगा देती थी तो इतना गंदा नहीं होता है। बाहर वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सीखा। तो बाहर भी आपको बोलते रहना है। आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे गाइस, ग्राउंड में या कहीं भी आपको हर जगह पे मैं इंस्ट्रक्शन देते हुए ही नज़र आऊँगी। तो उसी तरह से फिर अर्नब को वो चीज़ नहीं लगती है कि मैं किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में हूँ। अगर वो मेरे साथ है तो वो मेरी हर जगह पे मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो धीरे धीरे फिर अननोन लोगों के साथ भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना लग जाते हैं। तो वही चीज़, ये लिमिट नहीं रखना है कि हर चीज़ मैं घर पे ही सिखा सकती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ गाइस कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कंफर्टेबल नहीं हैं ऑटिज़म को लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करने के लिए, तो शायद आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए गाइस। बिकॉज़ मैंने 10 ईयर में अपने बच्चे को जो सिखाया है, जो रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, वो पब्लिक प्लेसेस में जाके ही मिले हैं, वहीं ट्रेन करके मिले हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि घर की चार दीवारी में हम अपने बच्चों का बिहेवियर, उनकी कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन को कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। काश ऐसा मेथड होता कि हम सब कुछ घर पे सिखा पाते, तो बाहर जाके जो हमारा इतना हम लोग समटाइम्स एम्बेरस होते हैं, लोगों से सुनते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती। मुझे नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन कुछ और है। तो वो लोग अगर मेरे चैनल को देखेंगे तो शायद डिमोटिवेट हो जाएंगे, या डर हो उनको लगेगा, या वो अपने मन को समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो ये मैसेज मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये नेक्स्ट जो आता है गाइज, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। फिर जो मेन चीज़ आपको हेल्प करती है, या जिसने मुझे हेल्प किया, अगर आप मैं अर्नब को देखूँ तो 5 to 6 ईयर से ही वो उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से बनते आ रहा है कि डेली मुझे उसको लर्निंग कराना ही है सेम टाइम पे। तो वो ईजिली बैठ जाता है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिल्लाना नहीं है, कोई मना नहीं करना है, ठीक जो मैं सिखाती हूँ उसको सीखने का ट्राई करता है। तो ये चीज़ मैंने भी कहीं पढ़ी थी। मैं नहीं बोलती हूँ कि ये मैंने इसका मतलब आविष्कार किया था, ये चीज़ मैंने भी पढ़ी थी। जब उसको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था तो मैं भी गूगल से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रही थी, तो वहाँ पे साफ लिखा था कि आपको एक फ़िक्स शेड्यूल जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि ये सब कुछ लिखा है तो क्या है, बकवास है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैंने ट्राई की उस चीज़ को, और मैंने वही चीज़ की। डेली उसको बेडरूम में बिठाना है, डेली फिक्स टाइम पे उसको मतलब लर्निंग के लिए बिठाना है। बिल्कुल भी किसी भी दिन में छोड़ती नहीं थी उसको। जब मुझे वो टाइम पे कराना है तो कराना ही है। और उसके पूरे दिन का जो फिक्स शेड्यूल है, शाम को मुझे जाना है बाहर ठीक 4 बजे का जो मेरा टाइमिंग है ना गाइज, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। उसका हर एक चीज़ का टाइमिंग, उसको मैं आप बोलो तो मेरी नज़र हमेशा घड़ी पे रहती है, और मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। क्यों फॉलो करती हूँ? ताकि मुझे उसका रिस्पॉन्स ईजिली मिल सके, और वो होता है गाइस। अब आप लोग क्या करते हो स्टार्टिंग में, मतलब ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप गलत करते हो, प्रॉब्लम ये है कि हमको नॉलेज नहीं होता है। और अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो हम लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, ये चीज़ें काम करती हैं। स्टार्टिंग में आपको वैसे ही करना है जैसे ओटी में आप फिक्स टाइमिंग पे जाते हो, बच्चा फिक्स प्लेस पे जाता है, रोज़ उसको वहाँ पे एक सेम मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको सिखाता है, तो बच्चे वहाँ पे इजीली कोऑपरेट कर लेते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से करते हैं, अच्छे से थेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ हमको करनी होती है। हमको भी
उसी तरह से रिएक्ट करना होता है। आपको भी सेम टाइम पे आप वो चीज़ें करो, जैसे कि उसका ब्रशिंग का टाइम है, जो भी है खाना खाने का टाइम है, या सुबह आप ओटी का जो घर पे करवाते हो। मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ओटी वाले कुछ नहीं बताते हैं, घर पे करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। मेरी थेरेपिस्ट ने तो मुझे बोला था कि जो मैं ओटी का सेशन करा रही हूँ वो आपको डेली 3 टाइम्स करना है दिन में। तो वो मुझे करना होता था फिक्स टाइम पे, और उसी के बीच में मैं अपना लर्निंग का टाइम अलग से निकालती थी उसके लिए। जो मुझे राइटिंग सिखानी है या जो मुझे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सिखाना है वो अलग से मेरा एक फिक्स आवर होता था। शाम को खेलने का फिक्स आवर होता था, उसमें साइकिलिंग का अलग से होता था, रात को वॉकिंग का फिक्स टाइमिंग होता था। वो वॉकिंग हम लोग सोने से पहले इसलिए कराते थे कि ताकि वो रात को इजीली सो जाए, बिकॉज सोने का भी बहुत ज़्यादा इशू था। तो ये जो फिक्स शेड्यूल है, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप मेरे कहने पे 1-2 महीने के लिए पूरा एक टाइम टेबल बनाओ और फिक्स शेड्यूल पे बच्चे को रोज़ बिठाओ। और प्लीज़ मुझे 2 मंथ के बाद आप बताना कि आपको बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। बिलीव मी, बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करती है और आज भी करती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में जब आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हो, जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में आपने सुना होगा कि अगर आप फिक्स शेड्यूल फॉलो नहीं करते हो तो फिर उनके बिहेवियरल इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी अर्नब को 8-10 दिन की छुट्टियां थी तो वो घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग उसका बढ़ जाता है, स्पेशली वर्बल स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले उसका थोड़ा मतलब जो इरिटेशन एग्रेशन वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन अभी जो है वो वर्बल स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो क्या होता था, वो स्कूल नहीं जा रहा है या छुट्टियां हैं तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई और मैंने कुछ फॉलो नहीं किया उसका फिक्स शेड्यूल, तो वो सब आपको देखने को मिलता है गाइस। तो ये चीज़ों के मैंने रिजल्ट भी देखे हैं, जब मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ तब क्या हो रहा है और जब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ तो तब क्या हो रहा है। तो अब ये मेरी पूरा मजबूरी बन गई है कि उसको पूरा फिक्स शेड्यूल में सब फॉलो करवाना है। तो अगर आप ये फिक्स शेड्यूल नहीं भी बनाते हो तो या तो आपको दूसरे बिहेवियरल इश्यूज़ देखेंगे, या आप जनरली भी आप देखते होंगे कि उनको एक बार किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो उसको चेंज करने में थोड़ा वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? एक तो अगर मैं उसको डेली अगर कुछ लर्निंग नहीं करा रही हूँ या स्कूल में नहीं जा रहा है तो उसको अपने ब्रेन को कहाँ इंगेज रख पा रहा है, तो दिमाग कहीं किसी चीज़ पे लग नहीं रहा है। तो उस केस में ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग, फिर खुद को रिलैक्स करने के लिए भी स्ट्रीमिंग बिहेवियर आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैंने फिर से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, 2 पॉइंट मैंने फिर से आपके साथ डिस्कस किए। फर्स्ट है कि एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और कंपैरिजन करना है तो अपने ही बच्चे के साथ कंपैरिजन करो, उसके सक्सेस का जो ग्राफ है ना उसके साथ आप कंपैरिजन करो, ताकि आप खुद को ही मोटिवेट कर सको। बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन क्या होगी। आप अपनी ही जर्नी को का फ्लैशबैक देख रहे हो कि मैं कहाँ से कहाँ चल रही हूँ और मेरा बच्चा भी सीख रहा है। तो एक द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपको गिव अप नहीं करना है, कितना मर्जी टाइम लगे, आप अपनी स्पीड से अपने बच्चे के हिसाब से लगे रहिए, वो चीज़ें ज़रूर होंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला कि शेड्यूल जो है वो आपको पूरा फिक्स रखना है, ओटी का, उसका लैंग्वेज का, उसका पार्क का, उसका साइकिलिंग वॉकिंग, जो भी आप एक्स्ट्रा कलरिंग जो भी कुछ भी करवाते हो तो वो उन चीज़ों का आप फिक्स शेड्यूल रखिए, खाने का या जो भी है। तो उससे भी आपको, उससे क्या होगा गाइस, इन सब चीज़ों से ये होता है आप बच्चे के साथ ईजिली काम कर पाते हो, आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है, स्ट्रेस में नहीं जाते हैं, और बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो आपको ईजिली मिलने लगता है। तो ये पॉइंट्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अभी कुछ और पॉइंट हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो ये मतलब दोनों ही वीडियो आप कंटिन्यूसली देखिए, पहले वो वीडियो देखिए जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देन आप ये वीडियो देखिए। तो एक सीक्वेंस बनेगी आपको कि स्टार्टिंग से किस तरह से हम लोगों को चीज़ें फॉलो करनी है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।